सुप्रभात बच्चों। जैसा कि मैं आप सभी के नियमित कक्षाएं वीडियो के माध्यम से लेते आ रही हूँ, हमने पिछले क्लास में कल्चर के बारे जाना, कल्चर की प्रकृति को जाना, कल्चर के तत्व को जाना। विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने इन्हें कैसे कैसे परिभाषित किया। सच मायने में अगर देखा जाए तो हमारा जो समाज है उसमें आदर्श, नियम, संस्कृति और मूल्य अगर नहीं पाए जाए तो हमारा समाज भी नहीं है। इनके बिना समाज क्या है? अधूरा है। आदर्श नियम एवं मूल्य जो हैं वे दायित्व की भावना को सूचित करते हैं, कर्तव्य की भावना को सूचित करते हैं और यह व्यवहार के मानक को, हमारे जो मानव समाज के जो व्यवहार है उसके मानक को निर्धारित करता है। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को ये निर्धारित करता है। प्रत्येक समाज में देखा जाए तो प्रत्येक समाज में संस्कृति होती है, आदर्श गुण होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन सभी में विविधता पाई जाती है, समान नहीं होते। और ये संस्कृति, आदर्श और मूल्य, नियम सभी सार्वभौम होते, यूनिवर्सल होते हैं। तो मानव के सोच, व्यवहार, आदर्श नियम, ये जो मानव के सोच, व्यवहार और आदर्श नियमों से जो बंधे हैं वे संस्कृति के सार्वभौमिक तत्व कैसे कैसे हैं, इसे हम आज जानेंगे। हमारा आज का शिक्षण बिंदु है यूनिवर्सल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, संस्कृति की सार्वभौमिक तत्व। क्योंकि हमने क्या बताया कि हमारी संस्कृति में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। तो प्रायः संस्कृति क्या है? सारे समाज की एक नहीं रहती। तो संस्कृति के सार्वभौमिक तत्व सभी संस्कृतियों में पाए जाते, प्रायः सभी संस्कृतियों में पाए जाते, परंतु इनके रूप क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और संस्कृति का अभिप्राय ही है संपूर्ण जीवन पद्धति। हमारा संपूर्ण जीवन पद्धति के अनुसार ही हमारा संस्कृति निर्मित होता है। इसकी समग्रता के अंतर्गत कई प्रकार के तत्व आते हैं। संस्कृति के अंतर्गत अगर हम साधारण जानेंगे तो पूजा है, आराधना है, कर्म कांड है, पत्थर का अवतरण बनाना है। ऐसा प्रत्येक तत्व है कि संस्कृति विषयक या संस्कृति तत्व कहलाता है। कौन कौन से संस्कृति के तत्व कहलाते? इसमें मूल्य, वैल्यू, पूजा, आराधना, कर्म कांड, पत्थर के अवतरण बनाए जाते हैं और ये संस्कृति की विशेषता को भी बताते हैं और यही संस्कृति के तत्व भी कहलाते हैं। इसी के अंतर्गत में, संस्कृति के तत्व के अंतर्गत में विद्वान हैं क्लॉड बिजलर ने क्या कहा कि मानव जाति ने प्रत्येक समूह वर्ग में संस्कृति को सार्वभौमिक तत्व माने हैं, जो कि निम्न प्रकार है। क्या क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने संस्कृति के अंतर्गत में जो माना है तत्व, वो सबसे पहले क्या माना है तत्व को? लैंग्वेज, बोली। क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत में भिन्न भिन्न संस्कृति हमने कहा, तो विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत मानव के जितने भी जाति हैं समाज में क्या है, सभी की संस्कृतियाँ क्या है? अलग अलग बोली जाती हैं, भाषाएं अलग अलग बोली जाती है। सेकंड क्या है? पार्थिक उपकरण, जैसे भोजन, मकान इत्यादि, मीन्स भौतिक वस्तुएं के बिना मानव क्या है? अपने आप को जीने की विधि, कला की विधि को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है? कलाएं।
नेक्स्ट उसके बाद संपत्ति मूल्य, विनिमय तथा व्यापार करना। नेक्स्ट क्या है, सरकार तथा विधि। ये सारे क्या है, संस्कृति के सार्वभौम तत्व है। फिर नेक्स्ट क्या है, युद्ध, कुटुंब विवाह, सामाजिक नियंत्रण, खेल कूद, धार्मिक रीतियाँ और विभिन्न तरह के अंधविश्वास और पौराणिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान। तो ये सारे सार्वभौमिक तत्व पूरे समाज में चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है और इन्हीं के आधार पे हमारा समाज क्या है, इन सब जितने भी संस्कृति के तत्व है उसके द्वारा क्या है, वह एक नियंत्रण में, एक मर्यादा में अपने आप को आदर्श नियमों के अनुसार अपने नॉर्म्स को वो पूरा करता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के, समाजीकरण जो हमारा है, इसको हम संस्कृति के तत्व को किसके दौरान जानते हैं, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें हम क्या करते हैं, बचपन से ही हमारे जितने भी अंदर, बचपन से ही, शैशवावस्था से ही हम समाज के आदर्श नियमों से क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं परिवार में ही आकर, और उसके तदनुसार हम क्या करते हैं, अपने आप को आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। तो अब हम सार्वभौमिक तत्व को एक एक करके जानेंगे, क्या है इसके प्रतीक, इसका सिंबल क्या है। तो प्रायः भिन्न भिन्न संस्कृतियों से संबंधित, भिन्न भिन्न हमारे समाज में जो भिन्न भिन्न संस्कृतियों से संबंधित विभिन्न लोगों के बीच क्या है, प्रतीकों का महत्व है, सिंबल का महत्व है। और ये जो सिंबल का महत्व है उसको हम उदाहरण के तौर पे क्या जानते हैं कि जैसे क्रॉस का चिन्ह है, हिंदुओं के लिए कुछ और है और ईसाइयों के लिए और है, लेकिन क्या है, ये सारे भगवान और मसीहा सबके एक है प्रतीक, लेकिन सिंबल के रूप में हम अलग अलग रूपों में इन्हें निर्धारित करते हैं। और यह भगवान मसीह का मूल्यों और प्रतीकों के माध्यम से क्या होता है, ये व्यक्त किया जाता है। जैसे माता पिता को आदर देना होता है, पैर छूकर आदर देना होता है, तब हम प्रतीक को क्या करते हैं, प्रतीक को माता पिता की माता पिता की सेवा के रूप में हम उनका गुण मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मूल्य। तो मूल्य प्राय क्या है, कोई भी वस्तु या कोई भी सामग्री, वैल्यू के अंतर्गत हम संस्कृति के तत्वों को कोई भी वस्तु या कोई भी सामग्री, जब तक हम उसका मूल्य होने लगता है तो कुछ सामग्रियाँ क्या है, कुछ जो सामग्रियाँ हैं वो मूल्य कभी कभी माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को प्राप्त और सिखाया जाता है। हमारे जो सोशल वैल्यू है, मूल्य है, समाज में आकर हम अपने माता पिता को उन्हीं माता पिता के द्वारा क्या करते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है और समाज के द्वारा कुछ मूल्यों की व्याख्या की जाती है और इस तरह की विशेष समाज के मूल्य क्या हो जाते हैं, मूल्य हमारे सामने एकत्र हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाती है, हस्तांतरित होती रहती है। मूल्यों पर ही सामाजिक व्यवहार क्या होते हैं, आधारित होते हैं। मनुष्य अपने समझ उपस्थित क्रियाकलाप में से ही अपने का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक तत्व। तो संज्ञानात्मक तत्व संस्कृति का वह तत्व है जो कठिन समय या प्राकृतिक आपदाओं से प्रबंधन से संबंधित है। संज्ञानात्मक तत्व क्या है, संस्कृति का वह तत्व है जो कठिन समय या प्राकृतिक आपदाओं से प्रबंधन से संबंधित है। और संस्कृति के संज्ञानात्मक तत्व में वे हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति मौजूदा स्थिति हो या निपटने का तरीका सीखता है। क्या करता है, संज्ञानात्मक तत्व में क्या है, जिनके माध्यम से व्यक्ति मौजूदा स्थिति से निपटने का तरीका सीखता है, चाहे वह प्राकृतिक हो,
चाहे वह प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक। भाषा बोली। भाषा एक माध्यम या एक साधन है जिसका उपयोग किसी के विचार को व्यक्त करने और किसी माध्यम या एक साधन लैंग्वेज जिसका उपयोग किसी के विचार को व्यक्त करने और किसी की राय को आगे रखने के लिए किया जाता है। प्रत्येक संस्कृति की एक विशेष भाषा होती है जो व्यक्ति द्वारा पारित की जाती है और वह उस विशेष संस्कृति से अगली पीढ़ी को संबंधित होती है। आने वाली पीढ़ी को भी भाषा सीखनी होती है। किसी भी संस्कृति में भाषा सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हिंदी बोलने वाले को भारतीयों की तरह क्या करना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है। इसलिए संस्कृति के तत्व में हमारी भाषा क्या है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों की भाषा क्या है, अलग होती है और जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी में भी हमें सभी को भाषा सीखनी होती है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्म्स। और संस्कृति के तत्व के अंतर्गत इसके नॉर्म्स क्या है, इसके आदर्श क्या है, इसको हम जानेंगे। संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है मानदंड। किसी का जो भी हमने बताया है कि क्या है, व्यवहार ही मानक है। तो व्यवहार ही मानदंड है मानव का, तो वह समाज के मूल्यों, आदर्श नियमों और विनिमय को तय करता है। आदर्श विनिमय सामाजिक नियम है। आदर्श जो विनिमय है, हमारे नियम है, वे सामाजिक नियम है, सोशल रूल्स है और मानव के सोच, व्यवहार, आदर्श नियम के निर्देशित व प्रभावित होते रहते हैं। अब है कि सार्वभौमिक तत्व के अंतर्गत कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए, तो किसी समाज के द्वारा किसी भी संस्कृति के निर्माण से पहले समाज उनकी प्रेरणा का स्रोत तय करता है। किसी समाज के द्वारा किसी भी संस्कृति के निर्माण से पहले हमें समाज को उनकी प्रेरणा का स्रोत तय करता है जिसे वे उचित समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुओं में भगवान शिव हैं, सिख गुरुद्वारा, ईसाइयों के लिए चर्च। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि क्या सामाजिक है या नहीं। ये गुण जो है बच्चों के द्वारा सीखे जाते हैं और उनके माता पिता के द्वारा सिखाया जाता है। तो इन्हें माता पिता के द्वारा, ताकि उन्हें बेटा या बेटी किसी विशेष स्थिति में वे क्या कर सके, शांति से रह सके। संस्कृति एक प्रतीकात्मक, सतत, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। संस्कृति एक प्रतीकात्मक, सतत, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक गुण क्या क्या है, कल्चर के सांस्कृतिक गुण क्या क्या। संस्कृति को ठीक से समझने के लिए संस्कृति के इन गुणों को समझना क्या है, हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। आप लोग मुख्य बिंदु को नोट कर सकते हैं। पहला क्या है, सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल ट्रेंड्स। सांस्कृतिक तत्व समूह, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल एरिया। और सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चरल पैटर्न। तो सांस्कृतिक तत्व में अब हम देखेंगे कि संस्कृति का जो तत्व है, संस्कृति की एक न्यूनतम इकाई है। ये जो सांस्कृतिक तत्व है भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। भौतिक सांस्कृतिक तत्व के उदाहरण है पेंसिल, रुमाल, कुर्सी, टेबल इत्यादि। और अभौतिक सांस्कृतिक तत्व के उदाहरण है कि पांव छूकर प्रणाम करना, सड़क की बाईं तरफ चलना, राष्ट्रीय झंडे के सामने नतमस्तक होना। ये हमारा क्या कहता है, सांस्कृतिक तत्व। जैसे और इसे एक उदाहरण से जानें, जैसे हिंदू विवाह में अगर विवाह के जो लग्न मंडप की वेदी अगर तैयार की गई, तो वहाँ पे जितने भी हैं शादी विवाह के समय में, जैसे अक्षत, पान के पत्ते, रोड़ी, कलश, तो ये हमारा क्या बताता है कि ये क्या है, एक हिंदू रीति से हमारे सांस्कृतिक तत्व है। तो हम सांस्कृतिक तत्वों को जाने। सांस्कृतिक तत्वों को हम संस्कृति के गठन की सरलतम इकाइयाँ भी मान सकते। इस तरह हम क्या मान सकते हैं, सांस्कृतिक के तत्वों को हम संस्कृति के गठन की
सरलतम व्यवहारिक इकाइयाँ मान सकते हैं, अर्थात प्रसिद्ध रूप से न विभाजित होने वाली सीखे हुए व्यवहार का प्रतिमान या भौतिक उपज है। क्या है? संस्कृति जो है सीखे हुए व्यवहार या प्रतिमान का भौतिक उपज जैसी इकाई है, सांस्कृतिक तत्व कही जाती है। नेक्स्ट क्या है? सांस्कृतिक तत्व समूह, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। तो ये कई सांस्कृतिक तत्वों के मिल जाने में सांस्कृतिक तत्व समूह का निर्माण होता है। किंतु क्या है यहाँ पर, कोई भी सांस्कृतिक तत्व जो है वे दूसरे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर सांस्कृतिक तत्व समूह का निर्माण क्या है, नहीं कर सकते हैं। इन सभी सांस्कृतिक तत्वों को किसी एक केंद्रीय तत्व से मिला रहना चाहिए। इन सभी सांस्कृतिक तत्वों को किसी एक केंद्रीय तत्व से मिला रहना चाहिए। सांस्कृतिक तत्व की समूह की परिभाषा देते हुए सांस्कृतिक तत्व की समूह की परिभाषा देते हुए हॉवेल ने लिखा है कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स आर नथिंग बट लार्जर clusters of traits organized about some rulers point of reference। अर्थात क्या है? सांस्कृतिक तत्वों का एक बृहद एकत्र संकलन है। क्या है? सांस्कृतिक तत्वों का एक बृहद एकत्र संकलन है, प्रदत्त है। अतः हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक जो तत्व है वह समूह की रचना है और उनके सांस्कृतिक तत्वों से होती है जो किसी एक केंद्रीय तत्वों से क्या होती है, संबंध होते। और हमारे समाज में जैसे गाय है एक सांस्कृतिक तत्व समूह है। इसे एक उदाहरण से समझेंगे कि हमारे समाज में क्या है, गाय एक सांस्कृतिक तत्व समूह है, क्योंकि गाय का संबंध जो है हमारे बहुत सारे तत्वों से रहते हैं। जैसे गाय पालतू भी है, गाय क्या है, एक पालतू भी है, उसकी पूजा भी होती है, उसे लक्ष्मी भी माना जाता है, देवता भी माने जाते हैं, धार्मिक क्रियाओं में उसके गोबर का भी प्रयोग होता है। इन सारे तत्वों को गाय क्या है, सांस्कृतिक तत्व और समूह का निर्माण होता है। ठीक है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल एरिया के जिस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर हम समान सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक तत्व समूह पाते हैं उसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है? भौगोलिक क्षेत्र क्या है? बृहत है और उसमें सांस्कृतिक तत्व जो है वो विभिन्न समूहों में पाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र में हम भौगोलिक क्षेत्र के अंश को समझते हैं, जिसमें संस्कृति एक समानता की मात्रा को व्यक्त करती है और जो उसे दूसरे क्षेत्रों में रहने वाली संस्कृति को पर्याप्त रूप से भिन्न कर देती है। अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र में हम भौगोलिक क्षेत्र के अंश को समझते हैं, जिससे संस्कृति की एक समानता की मात्रा को व्यक्त करती है, जो उसे दूसरे क्षेत्र में रहने वाले संस्कृति से पर्याप्त रूप से भिन्न भी कर सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं? संस्कृति के प्रतिमान। तो संस्कृति प्रतिमान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? रूथ बेनेडिक्ट ने किया है। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में 3 संस्कृतियों के प्रतिमानों का अध्ययन किया है। प्रतिमान मीन्स किसी चीज का प्रतिमान, स्वरूप। तो प्रतिमान के रूप में रूथ बेनेडिक्ट ने क्या तात्पर्य था? आदर्श या नमूने, सैंपल। तो हर एक संस्कृति के कुछ क्या होते हैं? आदर्श होते हैं, नमूने होते हैं, सैंपल होते हैं, जो उस संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व के रूप में निर्धारित करते हैं। संस्कृति में जितने भी तत्व एवं आदर्श होते हैं वे क्या होते हैं? वे सभी एक दूसरे से मिले रहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने वाले साधन। हमारी सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने वाले साधन क्या क्या है? मीन्स गिवन कल्चरल एजुकेशन। सांस्कृतिक के सार्वभौमिक तत्वों को हमने देखा, सांस्कृतिक गुण को देखा।
अब हम सांस्कृतिक शिक्षा के प्रदान करने वाले साधन को जानेंगे। तो हमारी संस्कृति जो है वह व्यक्तित्व के साथ साथ जीवन के सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलू का ध्यान रखती है। यह मानवता के कल्याण को प्रोत्साहित करता है। संस्कृति के एक बड़े भाग को केवल जीवित रहने में मानव की खुशी को अभिव्यक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह मानवता के कल्याण को प्रोत्साहित करता है। कौन? हमारी संस्कृति। और ये जो संस्कृति के बड़े भाग में जीवित रहने में मानव की खुशी जो है, खुशी उसकी जो अभिव्यक्ति उसको कहा जाता है। तो सांस्कृतिक शिक्षा के अनेक साधनों में कुछ औपचारिकता है जो, और कुछ क्या है? अनौपचारिकता है। तो संस्कृति की जो शिक्षा है वह परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा और जाति के साथ साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों, संग्रहालयों, कला प्रदर्शनियों तथा पुस्तकालयों, किसके द्वारा? संस्कृति की शिक्षा परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, जाति के द्वारा और साथ साथ में विद्यालय एवं महाविद्यालय, संग्रहालयों द्वारा, कला और प्रदर्शनियों तथा पुस्तकालयों आदि के माध्यम से क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। जो सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने के साधनों में हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे क्या है? निम्नलिखित है। तो सबसे पहला क्या है? परिवार। क्योंकि हमने क्या बताया कि परिवार में क्या है? परिवार हमारी क्या है? प्राथमिक पाठशाला है। और परिवार में ही हम संस्कृति का अनुसरण करते हैं, अपने व्यवहार का, अपने नैतिक आचरण का। तो बच्चे शैशवावस्था में परिवार में ही जन्म लेते हैं और वह जीने की कला वहीं से आरंभ होता है। तो सांस्कृतिक शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण क्या है? परिवार। और शिक्षा शास्त्रों के अनुसार परिवार बालक की प्रारंभिक पाठशाला है। जैसा कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि क्या है? बालकों की प्रारंभिक पाठशाला क्या है? परिवार। और जहाँ उन्हें अपने भावी जीवन निर्माण के लिए दया, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन, क्या क्या? दया, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन, सहयोग, परिश्रमशीलता आदि की शिक्षा मिलती है। बच्चों को प्रथम धार्मिक चेतना प्रदान करने का कार्य परिवार के ही द्वारा होता है और परिवार में वह किसी धर्म का अनुयायी बनता है। शिक्षित तथा सुसंस्कृत परिवारों के बच्चे जो हैं, शिक्षित तथा सुसंस्कृत परिवार के बच्चे सामाजिक आदर्शों का पालन, सांस्कृतिक गरिमा का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार सांस्कृतिक शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? हस्तांतरित होती रहती है। और इसके नेक्स्ट साधन को हम जानेंगे समाज कैसे प्रभावी बनाते हैं सांस्कृतिक को। समाज भी सांस्कृतिक शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। वे सक्रिय अभिकरण है जहाँ व्यक्तियों का परस्पर क्या होता है? अंतर क्रियाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वाभाविक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। समाज में अगर व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य समाज जो है मनुष्यों के द्वारा ही बनता है और अनौपचारिक सक्रिय अभिकरण है और यह परस्पर अंतर क्रियाओं के द्वारा, परस्पर संबंधों के द्वारा, मधुर मिलन के संबंधों के द्वारा, अंतर क्रियाओं के द्वारा समाज में क्या है? व्यक्ति अपना संबंध बनाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वाभाविक रूप से क्या करता है? विभिन्न तरह से शिक्षा ग्रहण करता है। उसका जन्म समाज में ही होता है और प्रत्येक समाज की अपनी क्या होती है? विशिष्ट संस्कृति होती है, विशिष्ट सभ्यता होती है, विशिष्ट मूल्य होते हैं। और हमारे समाज में विद्यालय के द्वारा भले ही बालक को सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जाती है, समाज में मनाए जाने वाले जितने भी व्रत, त्योहार, देशभक्ति कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा, मेला के द्वारा अपनत्व, प्रेम, त्याग,
सहयोग और देशभक्ति इत्यादि की जो भावना का विकास होता है वह समाज के द्वारा ही होता है। और समाज के साधनों को देखना, जैसे दुर्ग मंदिर, स्मारक, ऐतिहासिक दृष्टि, धार्मिक उत्सव, मेले, तीर्थ यात्रा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि जो सांस्कृतिक शिक्षा के जो साधन है, समाज के साधनों के अंतर्गत क्या है देखना हमें क्या है। समाज के साधनों के अंतर्गत हम जैसे क्या देखेंगे, दुर्ग मंदिर, स्मारक, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि और धार्मिक उत्सव है ना। और समाज के साधन क्या है कि समाज के अंतर्गत में हम रह के विभिन्न तरह के ऐतिहासिक दृष्टि, इमारतें, ताजमहल, विभिन्न तरह के धार्मिक उत्सव को, मेलों को, विभिन्न तरह के तीर्थ यात्राएं का, स्वतंत्रता दिवस आदि सांस्कृतिक शिक्षा के जितने भी साधन हैं वे मनाए जाते हैं कहाँ, हमारे समाज में। तो भारतीय संस्कृति का कहना है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो तथा वसुधैव कुटुंबकम की इस संस्कृति माना है। क्या माना हमारा हमारा जो समाज है वे क्या है, एक वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। और हमारा पूरा विश्व क्या है, एक गांव की तरह है। और इन्हीं मानव मूल्यों के कारण हमारा भारतीय समाज क्या है, अभी भी जीवित है। नेक्स्ट क्या है, विद्यालय। साधन के अंतर्गत हमने किसको देखा, परिवार को देखा, समाज को देखा। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यालय। तो यह विद्यालय क्या है, सांस्कृतिक परंपराओं का रक्षक है। जब बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं तो परिवार से सीखते हैं अपनी संस्कृति, और उसके बाद वो समाज में आकर उसके रीति रिवाजों और विभिन्न तरह की परंपराओं का ज्ञान लेते हैं। फिर वो विद्यालय में जब कदम रखते हैं तो विद्यालय क्या है, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का रक्षक है। और प्राचीन काल में चर्च और परिवार के द्वारा ही बच्चों को क्या दी जाती थी, शिक्षा देने का साधन हुआ करती थी। वरन विद्यालय में बालकों को नागरिकता के लिए तैयार किया जाता था। और विद्यालय एक आश्चर्यजनक भवन है। ये जो हमारा विद्यालय है ये आश्चर्यजनक भवन है जिसका आधार सद्भावना है। और स्कूल एक सुखी परिवार है, एक पवित्र मंदिर है। स्कूल क्या है, हमारा विद्यालय क्या है, एक सुखी परिवार है, एक पवित्र मंदिर है और एक सामाजिक केंद्र है। और विद्यालय को ही समाज का लघु रूप माना गया है। तो लघु रूप में एक राज और मनमोहक वृंदावन है जिसमें इन बातों का सुंदर मिश्रण है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के जो पश्चात भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो स्थापना की गई और जिसके अंतर्गत है ना समानता, न्याय, स्वतंत्रता प्रदान की गई और जिसका पालन विद्यार्थियों में होता है। ये सब कहाँ ये मनाया जाता है, विद्यालय में। जो इस तरह से सांस्कृतिक परंपराएं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और विभिन्न महापुरुष, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना से है और इसके अंतर्गत समानता, न्याय, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और जिसका पालन हमारा विद्यालय में रह के विद्यार्थी बनाता है। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर पुनः अगले कक्षा में आप सभी से हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है। यहाँ तक अगर अच्छा लगा तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।